हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। चुनावों में पहली बार संविधान एक मुद्दा बना। विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष ने भी संविधान के बारे में वादे किए। विपक्ष का आरोप था कि संविधान में परिवर्तन कर दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा। सत्ता पक्ष एश्योर करा रहा था कि कोई संशोधन कर आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा। चुनावों के एकदम बाद बिहार में पटना हाई कोर्ट के 2 जजेस बेंच का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिस फैसले ने कास्ट सर्वे की बुनियाद पर जो 65% रिजर्वेशन किया गया था उसको निरस्त कर दिया। आज लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे न्यायपालिका किस तरह आरक्षण के सिलसिले में फैसले करती रही है। संविधान सीरीज को हम रिज्यूम कर रहे हैं। मैंने चेक किया कि हम अनुच्छेद 15 तक ऑलमोस्ट पहुंच गए। हम इक्वालिटी के राइट की बात कर चुके हैं। आरक्षण पर अभी कई वीडियो बनेंगे, लेकिन पहला वीडियो हम पटना हाई कोर्ट के लेटेस्ट फैसले पर बना रहे हैं। भारत के संविधान बनने से पहले ही पूना पैक्ट के जरिए देश के अंडर प्रिविलेज लोगों को और दलितों को यह एश्योरेंस दी गई थी कि उनके साथ देश में न्याय होगा और उनकी भागीदारी इंश्योर की जाएगी। पूरे चुनावों में विपक्ष यह कहता रहा, खासतौर से कांग्रेस, कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी सरकार में होगी। यह फैसला भागीदारी के वादे को एक तरीके से चैलेंज करता है, बल्कि यह कहता है कि आरक्षण में संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं होगी और ऐसा करना असंवैधानिक होगा। मैंने बार बार यह बात लिखी है और बोली है कि सरकार और राजनीतिक दल, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना होता है, आरक्षण का इस्तेमाल संविधान के प्रॉमिस को इतना मस्तिष्क में रखते हुए नहीं, लेकिन अपने वोट बैंक को बढ़ाते हुए तकरीबन हर राजनीतिक दल ने आरक्षण का इस्तेमाल किया है। और इस तरह का आरक्षण का एक्सपेंशन भारत के जजेस आमतौर से एक स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कर नलीफाई करते रहे हैं, निरस्त करते रहे हैं। पट्टीदार रिजर्वेशन गुजरात में हुआ, गुजर रिजर्वेशन राजस्थान में हुआ, मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में हुआ, मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में हुआ, जाट रिजर्वेशन हुआ। ये सारे रिजर्वेशंस अल्टीमेटली अदालतों में जाकर अटक गए और अदालतों ने कहा कि बैकवर्डनेस के जो टेस्ट हैं वो पूरे नहीं हुए, या 50% की जो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी उस सीलिंग की अवहेलना हुई, और इस तरह से ये रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं उनको न्यायपालिका निरस्त करती रही। अजीब बात यह है कि आमतौर से पॉलिसी मैटर्स में न्यायपालिका का स्कोप कम होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी भी एक पॉलिसी है, लेकिन फिर भी हमारी कोर्ट्स ने रिजर्वेशन की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की, क्योंकि हमारी अदालतें जनरल कैंडिडेट के इंटरेस्ट, मेरिट
और इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत महत्व देती हैं। यह बात सही है कि आर्टिकल 335 में यह साफ तौर से लिखा है कि SC/ST के क्लेम्स जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो रहा होगा उनको देखा जाएगा सब्जेक्ट टू इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह बात भी सही है कि रिजर्वेशन के प्रावधान में अनुच्छेद 16 में लिखा है कि किसी भी बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन होगा अगर उसका प्रतिनिधित्व कम है, इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कांग्रेस नेता बार बार बताते रहे कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। बार बार यह बात आई कि 80 सेक्रेटरीज में से 3 या 4 ओबीसीज हैं। देश के ज्यादातर वाइस चांसलर्स में सिर्फ बहुत कम, आधा दर्जन के करीब शायद ओबीसी होंगे। ये जो 87 पेज का जजमेंट आया चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन का और जस्टिस हरीश कुमार का, इसने इस 65% रिजर्वेशन को निरस्त कर दिया। एक बात मैं यहां बताता चलूं कि चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन एक बहुत अच्छे जज हैं और ये वो जज हैं जिन्होंने पहले कास्ट सर्वे पर स्टे लगाया और फिर उस केस को मेरिट पर सुनते हुए कास्ट सर्वे की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। अब जस्टिस विनोद चंद्रन लेड बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो करते हुए 65% रिजर्वेशन को निरस्त किया। हमें याद रखना चाहिए कि जुडिशियल डिसिप्लिन के तहत हाई कोर्ट की बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के विरुद्ध नहीं जा सकती हैं। इसलिए किसी भी हाई कोर्ट को उतनी फ्रीडम अवेलेबल नहीं है किसी भी मैटर पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे जिनकी बिना पर चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने इस रिजर्वेशन को निरस्त किया है। मैं ये समझता हूं कि ये जजमेंट एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए, जिसने ये प्रॉमिस किया कि हम सारे राज्यों में कास्ट सर्वे कराएंगे, हम 50% की रिजर्वेशन की लिमिट को हटा देंगे और हम प्रोपोर्शनेट शेयर देंगे ओबीसीज को। हाई कोर्ट ने नोट किया कि सबसे बड़ी वजह इस 65% रिजर्वेशन की नीतीश कुमार सरकार के सामने यह थी कि वो प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन देना चाहते थे। गो के फैक्ट यह है कि पूरी तरह यह प्रोपोर्शनेट नहीं था, क्योंकि कास्ट सर्वे ने एससी, एसटी, ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की टोटल संख्या बिहार में 85% से भी अधिक पाई। अब अगर 85% लोगों के लिए 65% रिजर्वेशन है तो यह पूरी तरह प्रोपोर्शनेट नहीं है, यह इनएडिक्वेट है। इसको हाई कोर्ट ने मानने से इनकार किया। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के मामले में हाई कोर्ट का जजमेंट इस बात तक बिल्कुल सही है कि यह शब्द दलितों के संसद में या पंचायतों में या म्युनिसिपैलिटीज में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात तो करता है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर संविधान प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता। और हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही लिखा कि अनुच्छेद 16 में इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट ने इंदिरा स्वामी के केस को कोट करते हुए बिल्कुल सही कहा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि
इनएडिक्वेसी डिसाइड करने के लिए भी कितनी पॉपुलेशन है और कितना प्रतिनिधित्व है देखना ही पड़ेगा। उसे देखे बिना इनएडिक्वेसी तय ही नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ एक जजमेंट ऐसा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन के सिलसिले में उस तरह की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी नहीं कर पाई जैसी उसने और रिजर्वेशंस में की। यह रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन था जो एक संवैधानिक संशोधन से किया गया और 2019 के चुनावों से पहले किया गया। मैंने बार बार लिखा है कि ज्यादातर रिजर्वेशन पॉलिसीज चुनावों से पहले आती हैं, लेकिन अपीजमेंट का टैग सिर्फ उस रिजर्वेशन पॉलिसी पे लगाया जाता है जो पसमानदा मुसलमानों के लिए आंध्र प्रदेश में की गई हो या वेस्ट बंगाल में की गई हो। और यह एक तरह की हमारी हिपोक्रेसी है, क्योंकि हर रिजर्वेशन पॉलिसी चाहे वो मराठास की हो एक तरह का अपीजमेंट है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि यह 50% की लिमिट भी संविधान में नहीं है। जिस तरह प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन आरक्षण में संविधान में नहीं है, उसी तरह 50% की अपर लिमिट एक जुडिशियल इनोवेशन है। क्यों जुडिशरी ने इसको इनोवेट किया और कब इनोवेट किया, आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एमआर बालाजी के जजमेंट में 1962 में पहली बार यह कहा कि 50% से ज्यादा अगर आरक्षण होगा तो वो समानता के अधिकार का हनन होगा। और फिर यही बात देवदासन के 1964 के जजमेंट में, एनएम थॉमस के 1976 के जजमेंट में और इंदिरा स्वामी के 1992 के जजमेंट में भी कही। याद रखें कि 50% की लिमिट इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि हमारे जजेस ये मानते हैं कि अगर 50% सीट से ओपन कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट नहीं आए तो इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंप्रोमाइज होगी और मेरिट कंप्रोमाइज होगी। मुझे इस बात को देखकर थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट इंदिरा स्वामी का है उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि यह 50% की लिमिट रिलीजियसली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर फार फ्लंग एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं या ऐसे एरियाज हैं जो मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ से बाहर हैं। यह मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ का जो एक्सप्रेशन है इसको मैं समझता हूं, और यह फार फ्लंग एक टेरिटोरियल आइडिया हो सकता है, लेकिन मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ से बाहर होना यह जरूरी नहीं है कि वो भी रिमोट एरिया हो। रिमोट और फार फ्लंग एरिया हिली रीजन्स या दूर के क्षेत्र हो सकते हैं। बिहार जाहिर है कि देश के ऑलमोस्ट केंद्र में है, लेकिन बिहार की जो हालत है वो देखें कि क्या वो नेशनल मेन स्ट्रीम के बराबर है। फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार में पूरे देश में सबसे कम पर कैपिटा इनकम है $800। बिहार में पर कैपिटा इनकम कितनी है? देश की 30%। जो फर्टिलिटी रेट है, एक औरत के जो बच्चे ऑन एन एवरेज होते हैं, बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन लॉ अगर लाने की आवश्यकता हो तो बिहार में हो, वैसे ये भी अब कम हो रहा है। दूसरे, पूरे देश में 35% अर्बन पॉपुलेशन है, लेकिन बिहार में सिर्फ 12%। कॉलेजेस डेंसिटी, कितनी पॉपुलेशन पे कितने कॉलेजेस हैं? पूरे देश में कॉलेज डेंसिटी में बिहार सबसे नीचे है, और हर तीसरा आदमी बिहार में बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैं समझता हूं कि ये फार फ्लंग एरियाज, रिमोट एरियाज, ये एक्सप्रेशन इलस्ट्रेटिव हैं,
ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और अगर कहीं पर कंपेलिंग रीजंस हो तो राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वो 50% की लिमिट से आगे बढ़कर रिजर्वेशन करे। अजीब बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, एक सबूत दे रहा हूं कि 50% की लिमिट ईडब्ल्यूएस में क्रॉस की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया। यकीनन यह मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने रिजर्वेशन एक संवैधानिक संशोधन से किया। जब संवैधानिक संशोधन कोर्ट के सामने होता है तो कोर्ट की पावर्स कम हो जाती हैं। अब कोर्ट एक संवैधानिक संशोधन को सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के मूलभूत ढांचे की बुनियाद पर टेस्ट कर सकता है। और अगर यह बात देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ईडब्ल्यूएस में जो कंसिस्टेंट लाइन से थोड़ा अलग है, हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उतना लीवे नहीं था, क्योंकि एक संवैधानिक संशोधन था ईडब्ल्यूएस का। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट की एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन पटना हाई कोर्ट के जजमेंट में है कि रिजर्वेशन करने के लिए नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन या स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है। कई रिजर्वेशन पॉलिसीज, कई हाई कोर्ट्स ने इस बुनियाद पर रिजेक्ट की कि स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं थी। एक चीज जो हाई कोर्ट ने कही है वो मैं समझता हूं कि फ्यूचर में रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाने में सरकार की शक्तियों को सीमित करेगी, उस पर एडिशनल रेस्ट्रेंट लगाएगी। हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, मंडल कमीशन में कि उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी को कंसल्ट किया। यकीनन मंडल रिपोर्ट में एक मेथोडोलॉजी इवॉल्व करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी थी, 14 एक्सपर्ट थे, लेकिन जो उसके लीडिंग एक्सपर्ट थे, जो एक्सपर्ट्स की कमेटी को लीड कर रहे थे, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट एमएन श्रीनिवास, उन्होंने और एक्सपर्ट योगेंद्र सिंह ने और एक्सपर्ट बीके बर्मन ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को डिसोन किया और उन्होंने कहा इसकी फाइंडिंग सही नहीं है। दरअसल मैं ये समझता हूं कि अब इतना बड़ा कास्ट सर्वे जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया कि 11 करोड़ लोगों का पूरे बिहार की पॉपुलेशन का सर्वे हुआ। उसके बाद सरकार के सेक्रेटरीज हैं, सरकार में कैबिनेट है, और फिर विधानसभा में उस पर बहस हुई। आपको मालूम है कि यूनानिमसली पास हुआ था यह अमेंडमेंट, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था, जिसने कास्ट सर्वे को अपोज किया था। मंडल कमीशन ने जब 11 यार्डस्टिक बैकवर्डनेस डिटरमिन करने की बना दी, वो लॉ बन गई क्योंकि इंदिरा स्वामी ने उन्हें अप्रूव कर दिया। तो अब किसी भी सर्वे के बाद, कास्ट सर्वे के बाद, मैं समझता हूं कि इतनी जरूरत एक्सपर्ट्स को रिफर करने की नहीं है, क्योंकि पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है। उन पैरामीटर्स की बुनियाद पर हम आगे रिजर्वेशन का फैसला कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट एडवोकेट जनरल पीके शाही, जो खुद एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत बड़े वकील हैं, और हाई कोर्ट के जजमेंट में उनकी तारीफ की गई, कास्ट सर्वे के जजमेंट में भी चीफ जस्टिस ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो केस इस वक्त हमारे सामने है, इसमें ये जो ग्रुप्स हैं, इनके आरक्षण को चैलेंज नहीं किया जा रहा, वो तो लॉ है, इसमें तो सिर्फ अमेंडमेंट हो रहा है। सिर्फ जो रिजर्वेशन की परसेंटेज है वो बढ़ाई जा रही है, किसी को बैकवर्ड इंक्लूड नहीं किया जा रहा, डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, जैसा मराठास में किया गया या गुज्जर और जाट्स में किया गया। तो वो केसेस जो मराठास के बारे में हैं या और बैकवर्ड क्लासेस के इंक्लूजन के बारे में हैं, वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन समहाउ वो आर्गुमेंट नहीं माना गया। मैं समझता हूं कि ये जो 50% की
अपर लिमिट है, इसके ऊपर दोबारा से विचार होना चाहिए। क्योंकि आज तक किसी साइंटिफिक रिसर्च में यह साबित नहीं हुआ कि जो आईएएस का टॉपर है वो सबसे इफिशिएंट ऑफिसर होता है, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आता है वो इनएफिशिएंट होता है। जो नीट का टॉपर होगा वो सबसे अच्छा डॉक्टर बनेगा, ये आज तक साबित नहीं हुआ। इफिशिएंसी कैसी है, ये जब आप नौकरी में आ जाते हैं या जब आपका एडमिशन हो जाता है तब ये देखी जाती है। आप रिक्रूटमेंट के समय इफिशिएंसी नहीं चेक कर सकते हैं। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने वसंत कुमार के केस में इस पूरे इफिशिएंसी आर्गुमेंट को डिमोलिश किया और बड़ी अच्छी बात कही। इफिशिएंसी इज वेरी मच ऑन द लिप सर्विस ऑफ प्रिविलेज्ड व्हेनेवर रिजर्वेशन इज मेंशन्ड। Efficiency, it seems, will be impaired if reservation exceeds 50%. Efficiency, it seems, will suffer if carry forward rule is adopted. Efficiency, it seems, will be injured if rule of reservation is extended to promotional post. और उन्होंने कहा, the underlying assumption that those belonging to upper caste and classes who are appointed to non-reserved posts because of their presumed merit naturally perform better than those who have been appointed to reserve posts, and the clear stream of efficiency would be polluted by the infiltration of later into the sacred precincts, is a vicious assumption typical of superior approach ऑफ इलिटिस्ट क्लासेस। मैं समझता हूं बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी की है कि इफिशिएंसी का आर्गुमेंट बेसिकली एक क्लास आर्गुमेंट है, एक इलिटिस्ट आर्गुमेंट है, और इस आर्गुमेंट के बिना पर अंडर प्रिविलेज लोगों को हम आरक्षण से वंचित करने का काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2019 में हमारे करंट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, तब वो सीजेआई नहीं थे, उन्होंने बीके पवित्रा 2 में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मिथ अराउंड मेरिट के तहत आप दबा नहीं सकते। मेरिट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल गुड। मैं समझता हूं कि यह मैटर हाई कोर्ट में समाप्त नहीं होने वाला है, यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के स्टे होने की संभावना बहुत कम है, और मेरिट पर इस केस को सुप्रीम कोर्ट को सुनने में कई साल लगेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।